अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 23 स्टार्ट करते हैं जी। IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, IAS 16 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब वैसे वो मेन चीजें उसकी कंप्लीट कर ली हमने, लेकिन छोटी मोटी चीजें जैसे एक सवाल अभी रह गया डिस्कस होने से, ये स्पटनिक वाला, ऐसे इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें अभी हैं, जैसे फुली डेप्रिशिएटेड एसेट का आपको पता है क्या होता है, लेकिन उसको किसी सवाल में अभी तक आपने डील नहीं किया। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि वो IKP किताब के अंदर भी नहीं है, पास पेपर में भी नहीं है, तो एक सवाल छोटा सा लेक्चर नोट्स के अंदर बनाया हुआ है, वो आपके साथ मैंने शेयर करना होगा। फिर रीवैल्यूएशन स्ट्रेट लाइन से हमने देखी, रिड्यूसिंग बैलेंस से भी हो सकती है, ये भी कोई डिस्कशन नहीं हुई हुई IKP किताब में, लेकिन इसको भी हम एहतियातन कर लेंगे क्योंकि फर्क कोई नहीं पड़ता, एक बार करके देखने की जरूरत है ताकि तसल्ली हो जाए। फिर एक ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड है, वो मेथड भी 10 से 15 मिनट, यानी कि ये सारी जो बातें बोल रहा हूं, इनमें से हर एक चीज जो है वो मेरे ख्याल में फुली डेप्रिशिएटेड एसेट वाला सवाल शायद ले जाए 20-25 मिनट, वरना हर चीज 10-10, 15-15 मिनट की है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें ये हैं IAS 16 के अंदर रहती, लेकिन क्योंकि 22 लेक्चर बंदा उसको पढ़ते हुए गुजार चुका होता है, इसलिए कोई नई चीज की तरफ जाना होता है। वैसे भी IAS 36 के ऊपर आज का तो पूरा लेक्चर लग जाएगा, ऑनवर्ड्स हम 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट 20 मिनट 15 मिनट IAS 36 करेंगे, और बाकी हम IAS 16 की इस तरह से चीजें साथ साथ पेंडिंग करते चले जाएंगे। ठीक है, 5 से 6 दिन का ये स्टैंडर्ड है, इससे पहले दायरा खत्म हो जाएगा, तो फिर अब माजरत के साथ क्या कर सकते हैं, फिर नया टॉपिक भी शुरू करना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, मे बी मैं एक्रूवल प्रीपेमेंट से स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो साथ साथ IAS 16 को चलाएंगे, लेकिन आज हम IAS 36 को कर रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है भाई? भाईजान वो हम हो सकता है आखिरी क्लास में करें, जिससे अगले दिन आपने घर जाना हो, वो मेरा मसला है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा जी, अब इम्पेयरमेंट क्या है, ठीक है, इसके बारे में अदील कोई है हमारी क्लास में? अदील, कोई अदील है हमारी क्लास में? तुम्हारा क्या नाम है? तुमने पढ़ना छोड़ा है, आज होमवर्क नहीं करके आए? अहमद। लो जी, अहमद पढ़ नहीं रहा था, घर वालों ने उसको एक बस ले दी। फॉलोइंग डिटेल रिलेट्स टू डाइवो बस ऑफ अहमद। जी कोई क्वेश्चन है? बोलो, फजूल बात है, पढ़ा दें तो फिर मुझे यार। डाइवो अब चाहते हैं कि गपशप में समझना है तो फिर बता दें, लेकिन अगर आपकी तरफ से गपशप होनी है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। वैसे 4 फॉर्मूले लिखने हैं, बस काम खत्म हो जाना, स्टैंडर्ड पूरा हो जाना। बोलो जैसे आपका दिल करे। हाँ ठीक है, फिर खामोशी से बैठे, फिर मुझे बोलने दें, ये काम मुझे कर लेने दें। ठीक है ना? अच्छा, अहमद को घर वालों ने डाइवो ले दी 200 रुपए की, सिर्फ अपनी मर्जी से लगा दे हर बंदा। ठीक है, इस पे नहीं हंसना। यूजफुल लाइफ इसकी 5 साल है। ठीक है, पढ़ोगे? चलो ठीक है, फिर बस चलने दो, बस चलने दो, इस पे ड्राइवर कंडक्टर रख लो। ठीक है, लेकिन पढ़ाई बंदों के बच्चों की तरह करो। ओके, अच्छा अब अहमद ने ये बस चलानी, अच्छा ये एसिड है, एसिड है, ये एसिड क्या होता है? मैं इसको कॉस्ट भी तो कह सकता हूं ना। याद है शुरू में आपको बताया था कि बिजली का बिल भी कॉस्ट है, AC खरीदा ये भी कॉस्ट है, फर्क सिर्फ ये है कि बिजली का बिल जो फायदा ले चुके उसकी मद में पे हुआ है, एक्सपेंस हो गया, लेकिन एसिड का खर्चा आज कर लिया है, लेकिन इससे फायदा आता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, तो हम आहिस्ता आहिस्ता फायदा भी रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसको भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर अहमद ने ये डाइवो ली है, तो अहमद ने क्या सोचा होगा, 200 रुपए आज कॉस्ट इनकर करूंगा, 5 साल में ये बस चलाऊंगा, कहां से दूं? हाँ, सरगोदा की तहसील भलवाल है, सरगोदा से थोड़ा सा साथ करके ही है। ठीक है, छोटा साहिवाल को कहते हैं। वो उस साहिवाल से लाहौर का पक्का टाइम इसका चलता है, सुबह 5 बजे पहला टाइम निकलता है, और यहाँ लाहौर से फिर तकरीबन 2-2:30 बजे वापस जाता है, और साहिवाल से लाहौर का ये पक्का टाइम है, पक्का टाइम है, बल्कि ये टाइम एक ही है। ठीक है, अब पहले नहीं थी गाड़ी कोई, तो यहाँ पर इसने सोचते हुए इन्वेस्टमेंट की ना, तो ये 200 रुपया अहमद ने लगाया, ये क्या सोच रहा होगा कि मैंने ये 200 रुपए खर्च किए हैं, तो 5 साल में क्या होगा? 5 साल के अंदर मैं इस बस को चलाऊंगा तो मुझे उससे पैसे आएंगे। अगर 200 रुपए ही आ जाए तो क्या होगा? कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन कम से कम 200 रिकवर हो जाएगा। क्या बस खड़े खड़े रिकवर हो जाएगा? चलानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? इसने तो यूं सोचा होगा कि 200 आज लगाया है, 5 साल चलाऊंगा, 350 रुपए मिल जाएंगे, सिर्फ अपनी मर्जी से लगाना। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब ये 200 रुपए की कॉस्ट है, जिसको हमने एसेट इस्तेमाल करके रिकवर करना है। ना सिर्फ कॉस्ट रिकवर करने का हमारा इरादा है, बल्कि कुछ प्रॉफिट भी कमाने का इरादा है, काम जो कर रहे हैं। ठीक है ना? आपने एक फैक्ट्री लगाई यहां पर पतोकी में, ठीक है, वो फैक्ट्री के ऊपर आपने करोड़ों रुपए कॉस्ट खर्च कर दी। अब आप उस कॉस्ट को रिकवर कैसे करोगे? उसको चला के यूनिट्स बनाओगे, यूनिट्स बना के यूनिट्स बेचोगे तो पैसे आएंगे। ठीक है ना? तो आप सिर्फ कॉस्ट रिकवर नहीं करोगे, बल्कि आप कुछ प्रॉफिट भी कमा रहे होगे। ये जरा मैकेनिज्म थोड़ा सा बात करता हूं आपसे। ठीक है ना? तो कोई भी बंदा एसेट खरीदता है तो फ्यूचर बेनिफिट क्या मतलब होता है? हम बिजनेस को इस्तेमाल करेंगे, वो बिजनेस के लिए फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट करके देगा, कैश फ्लो जनरेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको आज एसेट बना लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट करते रहते हैं, जैसे जैसे उससे फायदा आता है। ठीक है ना? ये तो हमारी पुरानी डिस्कशन डेप्रिसिएशन वगैरह की। ठीक है, अब आज क्या हुआ, यकम जनवरी 20 को इसने बस लेकर साहिवाल सरगोदा चला दी। ठीक है, अहमद एक्सप्रेस 20 भी गुजर गया सुकून से, 21 भी गुजर गया, लाहौर आती है गाड़ी, इसने कहा जी मैं पढ़ूंगा, घर वालों ने कहा मुझे पढ़ने दें, बस चलने दें, मैं जाके ना यहाँ से हिसाब ले लिया करूंगा नेजी अड्डे से जाके। ठीक है ना? हाँ, हर हफ्ते जाके एक बार जब वो आया करेंगे ना, किसी ने वीकेंड पे, मैं जाके हिसाब ले लिया करूंगा, बस चलने दें। तो चल रहा था काम, पहला साल भी गुजर गया बेहतरीन, दूसरा भी गुजर गया बेहतरीन, इसी की बस से सिर्फ रूट के ऊपर अपना आना जाना भी फ्री है, घर पे जब आता जाता है तो। ठीक है, तो बड़े फायदे हैं इसको, बेहतरीन काम चल रहा है। अब 2021 में 31 दिसंबर को जब गाड़ी आई लाहौर, तो यहां से अहमद भाई साहब लेने गए। ठीक है, तो ड्राइवर और कंडक्टर बड़े परेशान बैठे थे, जाके पूछे क्या हुआ? सर वो
वो नहीं अपने वो क्या गोंदल हाँ जी गोंदल सुविधा काफी होते हैं ना, वो गोंदल जो है ना उन्होंने भी जो है ना इस रूट के ऊपर गाड़ी जो है वो चलाने का इरादा कर लिया है। वो हमारे साथ वाला प्लाट था ना जो वहां पर उन्होंने अपना अड्डा बना लिया, और गाड़ी भी वो यू टॉन्ग लेके आए, हमारी डेवो है वो यू टॉन्ग लेके आए, वो बड़ी भी होती है लंबी खुली, लोग तो उसको गाड़ी लाकर खड़ी करती है, लोग जा जाके देख रहे हैं, बस देख रहे हैं उसको, और हमें उम्मीद है कि उसमें भी बैठने ज्यादा लोग उसमें बैठ के आएंगे, नई गाड़ी है ठीक है, तो बड़े परेशान बैठे हैं। परेशानी तो अहमद को भी लग गई, क्या परेशानी लगी होगी। इससे पहले जरा अहमद को 31 नंबर पे पहुंचाते हैं। 31 जनवरी 2020 पे अहमद ने ये बस खरीदी थी ठीक है, और अहमद एक्सप्रेस यकम जनवरी 20 को चल पड़ी थी, 200 कॉस्ट थी, 5 साल लाइफ थी, तो हर साल 40 की डेप्रिसिएशन आनी होती है। ऐसे ही है 31 नंबर 21 के ऊपर फिर इसकी बुक वैल्यू कितनी है 120। ये बात समझ आती है, यानी बुक वैल्यू बुक्स के अंदर ये कितने पर नजर आ रही है अभी, यानी ये 120 रुपए अभी भी हमने रिकवर करने हैं इस बस की कॉस्ट की मद में। कॉस्ट की मद में गेन तो फ्यूचर का कभी रिकॉर्ड नहीं करते, कॉस्ट की मद में भी 120 हमने अभी तक रिकवर करना है इस बस से। अगले 3 साल मजीद चलाएंगे, किराए शराए आएंगे, ये कॉस्ट भी रिकवर होगी, कुछ प्रॉफिट भी आएगा इंशाल्लाह ठीक है। तो ये सिचुएशन थी, लेकिन क्या हुआ, एक कंपेटिटर आ गया अहमद एक्सप्रेस के मुकाबले में, गोंदल तैयारा भी आ गया। अब सुबह सवेरे सवेरे दोनों गाड़ियां इकट्ठी एक टाइम पे निकलती हैं, रास्ते में रेस लगाती आ रही होती हैं जी, टू आगे पीछे है जी, लड़ाई चल रही है। तो 31 नंबर 21 पर कंपेटिटर केम इन द मार्केट। इस कंपेटिटर के आने से मसला क्या है, देखें असल तो ये था कि रिकवरी भी होती और कुछ प्रॉफिट भी आता, लेकिन अब अहमद को तो ये पैसे ही रिकवर करने के लाले पड़ गए ठीक है। मिसाल के तौर पे हर साल 40 की कॉस्ट रिकवर कर रहा था, लेट्स से ये 75 रुपए कमा रहा था, तो हर साल इसको 35 की बचत हो रही थी, लेकिन वो गोंदल तैयारी की वजह से अब कुछ सवारियां उधर चली गई, बल्कि ज्यादा उधर चली जाए, शायद कुछ इधर रह जाए। तो हो सकता है कि फ्यूचर में लेट्स से इसको जो पहले 70 रुपए कमा रहा था, इसको अब जो है वो 30 रुपए 35 रुपए मिले। इसका मतलब फ्यूचर में कमाएगा लेट्स से 30 कमाएगा, फ्यूचर में कमाएगा कितने 90, लेकिन कॉस्ट अभी कितनी रिकवर करनी है, इसका मतलब इसको 30 रुपए का नुकसान हो जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर के नुकसान को प्रूडेंस कहता है, आज ही रिकॉर्ड करो ठीक है। यहां खड़े होकर फ्यूचर के अंदर 120 की कॉस्ट अभी इसने रिकवर करनी है ना, लेकिन ये बस चल के अगर 130-40 रुपए दे देती है तो बस 120 पे रहने देंगे, कोई मसला नहीं है। फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड करते हैं ना ठीक है। बात समझ लो, थोड़ा सा कहानी समझो, बाकी स्टैंडर्ड सबसे आसान यही होगा शायद ठीक है, कहानी बस समझो। लेकिन अब मसला क्या हुआ, कंपेटिटर के आने की वजह से ये शक पड़ गया है हमें कि हो सकता है हमारी ये कॉस्ट ही रिकवर ना हो पाए, हमारी ये कॉस्ट ही रिकवर ना हो पाए। ईद पे घर जाने वालों इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो चुके हैं, मतलब आगे 16 से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो शायद कोई भी ना हो, लेकिन नया तो नया ही होता है ना ठीक है। तो सोच समझ के जा रहे हो ना, टिक टिक करा रहे हो ना ठीक है, ओके जी गोंदल पे जाएंगे। अहमद पुराने दोस्त अच्छे होते हैं, ऐसी बातें अहमद करता होगा अपनी सवारियों के साथ, भूल गए हो और ताड़े बच्चे तो दूध भी लौट लेके जाते थे, याद जे भूल गए हो पिंडो, ऐसे कहते थे ना। अच्छा सुने प्लीज वापस आए इंपेयरमेंट कर लें। 120 रुपए बुक वैल्यू है, टेंशन ये है कि कंपेटिटर आ गया है, हो सकता है ये 120 भी रिकवर ना हो, लेकिन मेरे अल्फाज पे गौर करो, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है सही चले, हो सकता है आपको अपना लेके आता है वो अपना लिया, सवारियां बढ़ जाए, लोग आने जाने ज्यादा हो जाए, ये इसका भी काम चलता है उनका भी चलता है, अल्लाह दोनों का काम चलाए, हो सकता है रिकवर हो जाए। लेकिन शक तो है ना, ये शक इंडिकेशन की वजह से आया। काफी सारे इंडिकेटर कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे, जैसे शायद परसों पढ़ेंगे ठीक है। इंडिकेटर्स इंपेयरमेंट ऐसे नहीं हर साल करते, डेप्रिसिएशन हर साल होती है। अभी कल से ना बच्चे, आज तो सिर्फ इसको खत्म करेंगे ना, कल से ये सवाल आना शुरू होंगे, मैं एडवांस बता रहा हूं, मैं इंशाल्लाह जवाब भी साथ देने मैंने ठीक है। बच्चे पूछेंगे सर डेप्रिसिएशन क्या होती है, इंपेयरमेंट क्या होती है, फर्क क्या होता है ठीक है ना। तो बस फिलहाल मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन हर साल हमने करनी है, रिकॉर्ड डेप्रिसिएट हर साल करना है एसेट को, कोई इंडिकेशन की जरूरत नहीं होती। इवन एसेट आइडल भी पढ़ा तो हमने कहा था डेप्रिसिएशन रोकनी अनलेस कि आउटपुट मेथड हो ठीक है। लेकिन इंपेयरमेंट सिर्फ उस वक्त आ सकती है जब कोई इंडिकेशन आए, फिर इंडिकेशन आने पर मैंने कहा हो सकता है इंपेयरमेंट हो सकता है ये रिकवर ना हो पाए, तो इस हो सकता है को चेक करने के लिए हम इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं अपने एसेट पे। क्या लगाते हैं जी, जैसे शुगर है कि नहीं है, टेस्ट कर लिया, ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, टेस्ट कर लिया, एसिड की कॉस्ट रिकवर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इसके लिए इंपेयरमेंट टेस्ट कर लिया, लेबोरेटरी में ले जाएंगे एसिड को, सिंगल ले जाए यहां पे और फिर उसका इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे ओके। अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग बात वही ध्यान में रखनी है कि 120 रिकवर हो पाएगा या नहीं ठीक है। यानी कि ये तो है ना बुक वैल्यू, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम जो चीज निकालना चाह रहे हैं उसका नाम मैं बाद में बताता हूं ठीक है, उसका मैं नाम बाद में बताता हूं। पहले मुझे एक बात तो बताएं, ये वैसे कहानी समझ आ रही है, थोड़ी साथ समझ आती नहीं चाहिए ठीक है ना। बाकी ब्रांड में मैं सवाल ले लूंगा जो जितने भी होंगे आपके, अभी फिलहाल मुझे रोकना नहीं आपने ठीक है, जान देना। मुझे ये बताएं कोई भी एसेट हमारे पास जो मौजूद हो वो हमें कितनी तरह के फायदे दे सकता है। ये लैपटॉप है मेरे पास, ये मुझे कितनी तरह का फायदा दे सकता है। प्राइस में इंक्रीज आया डिक्रीज छोड़ो, वो इंक्रीज का फायदा कब होगा, जब बेचूंगा, यानी इसको मैं बेच के पैसे ला सकता हूं या इसको इस्तेमाल करके इससे कैश फ्लो कमा सकता हूं ठीक है। गाड़ी है हमारे पास, गाड़ी है, एंटरटेनमेंट अपने बोल रहा है, एंटरटेनमेंट बिजनेस की बात हो रही है जी, गाड़ी है जी, गाड़ी बिजनेस के पास को गाड़ी, हमारे पास को गाड़ी है, कितने तरह के फायदे दे सकती है, 2, आज बेच दें या रेंट कार पे चला दें ठीक है। अहमद भाई की बस है 31 दिसंबर 21 पे खड़े होकर 2 तरह के फायदे दे सकती है, आज ही बेच दें या अगले 3 साल तक रूट पे चलाएं ठीक है। भैंस रखी हुई है भाई ने घर पे, 2 तरह के फायदे दे सकती है, पालें दूध बेचें या आज ही दबा करके गोश्त खा लें
मुर्गियां रखी हुई है भाई ने, ये तुमने जो पीछे मुड़ के देख रहे हो, ठीक है? क्या शर्म की बात है? शर्म की बायोलॉजिकल एसिड पूरा स्टैंडर्ड आ गया, एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड, FAR 2 में पढ़ेंगे आप। हाँ, सबसे बड़े बड़े बिजनेस आजकल ये लाइफ स्टॉक वाले चल रहे हैं, तुम लोग इजी लेते हैं इस बात को। हाँ, सामने भी कहा था। हाँ जी, अच्छा जी, सुने 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 सुने, मुर्गी है दो तरह के फायदे, अगर पालोगे तो अंडे देगी, वो बेचना या खाना, और अगर नहीं तो ठीक है लाल करो और खा दो या बेच दो। तो बस बस पहले कहा है, बस हर एसेट दो तरह के फायदे हमें दे सकता है किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े होकर, या उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेचकर कैश ले लें, कमा लें, या उसको रखें, इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करके उससे फायदा कमाएं। ठीक है, तो दो चीजें हो गई जी। पहली चीज क्या आ गई, फेयर बेच दें तो फेयर वैल्यू पर बिकेगा। ठीक है, लेकिन वो याद है आपको, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिस्पोजल कॉस्ट का, अकमल ब्रदर वाले सवाल में आया था, फिर टेस्ट वाले सवाल में भी आया था, जिसमें मैंने कहा था कि एक्चुअली बेचने जब गए तो हमें मिलने थे लेट से 50 रुपए, 2 रुपए उस पर डिस्पोजल कॉस्ट आ गई, तो 48 ही आपको आया ना। तो वो एक्चुअल बेचा था, आज बेच नहीं रहे हैं, लेकिन एक एस्टीमेट तो लगा रहे हैं ना भाई। देखो एक बात याद रखना, अभी सुन लो, अगर मैंने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया और मुझे नजर आ गया कि मेरा एसेट 120 रिकवर करता हुआ नजर नहीं आ रहा, फ्यूचर में मुझे लॉस है, तो जरूरी नहीं है कि मैं बेच दूं। अहमद बेच दे, जरूरी नहीं। आज बस अहमद क्या कहेगा, हो सकता है कहे भाई मेरी भी इज्जत का सवाल है, ठीक है, इस रूट के ऊपर मेरा भी जीना मरना इसी रूट के ऊपर है, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, नुकसान होता है तो होता रहे, और भी फायदे वाले बड़े काम में कर रहा हूं, रूट नहीं छोड़ूंगा मैं। करते हैं लोग इस तरह से, लॉसेस वाले काम भी करते रहते हैं, ठीक है, कहेगा भाई नया ये रूट था, ये लोग आए हैं, क्या कहेंगे लोग, भाग गए, डर गए ना भाई, ना मैं नहीं जा रहा। अकाउंटेंट्स तुम लोग करो इंपेयरमेंट टेस्टिंग, रिकवर वाला अमाउंट अगर नहीं है, मतलब सॉरी लफ्ज निकल गया, जल्दी चले खा वो निकालना ही अभी, ठीक है, अगर रिकवर होती नजर नहीं आ रही है कॉस्ट तो कोई बात नहीं, तुमने को लॉस लूज फ्यूचर का रिकॉर्ड करो, करो अपनी अकाउंटिंग करो। मुझे ये नहीं कह सकते तुम बेचो भी जरूर, मैं नहीं बेच रहा, इस रूट पे चलूंगा मैं, देखते हैं फिर, ठीक है। तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, दोनों को कह रहा है वो, ठीक है, आपको भी कह रहा है कि मुझे जिगर आजमाने दो, उन्होंने तीर आजमाया, यूटॉन्ग लाए हैं, ठीक है, ओके, मैं भी बड़ा बर्गर दूंगा उनको रास्ते में। अच्छा जी, हीरा ठाकुर वाली बात होगी। अच्छा जी, यहां पे खड़े हम, ये बुक वैल्यू है हमारी किताबों में, इतनी एसेट की बुक वैल्यू पड़ी है, ये हमने फ्यूचर में रिकवर करना है, लेकिन इस दिन यूटॉन्ग वाले आ गए गोंदल, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, अकाउंटेंट तुमने जो करना है वो कर लो। अकाउंटेंट ने कहा हम इंपेयरमेंट टेस्ट करेंगे, हमने कहा अच्छा करो, इंपेयरमेंट टेस्टिंग क्या होती है। उसने कहा आप मैं दो बातें बता दें बस। पहली बात, अगर इसको आज बेच दें तो कितने का बिकेगा। आपने कहा सवाल ये उठा लेते हैं, ये पहली दो लाइनें देखो, ऑन 31 नंबर देखो, अहमद के पास बस थी, 20 को खरीदी थी, 5 साल लाइफ थी, सवाल भी साथ पड़े ना। अच्छा ये सवाल में परेशानी होना, एक बार मैं सवाल यहां पे करूंगा, उसके बाद यही सवाल मैं दोबारा बोर्ड पे करूंगा, यहां पे समझाने के लिए टाइम लाइन ये वो पता नहीं क्या कुछ, ठीक है, वहां पे बताऊंगा परचेज का वर्जन, ठीक है, करेंगे सारा काम वही, लेकिन वहां पे फिर वो लाइनें शाइनें लगानी, ओके। अच्छा ऑन 31 नंबर 21 गोंदल त्यारा केम इन द मार्केट एंड इट इज अप्रोप्रिएट फॉर अहमद, इट इज, हमको नबील कौन आ गया, वही आप लोग नबील लिखा है, ठीक है ना। ये पिछली बार जो क्लास में यहां पे करके बच्चा बैठा था, यहां पे नहीं वहां पे बैठा था, मुझे याद आ गया, उसका नाम पूछा, उसने कहा था नबील, तो फिर मैंने वही बोल दिया, सवाल पिछली बार डिक्टेट किया था, तो इस बार फिर हैंड आउट में आ गया, वो फिर टाइप हो जाता है ना अगली बार के लिए, तो ठीक है जी। तो 31 नंबर पे गोंदल त्यारा केम इन द मार्केट एंड इट इज अप्रोप्रिएट फॉर अहमद टू टेस्ट द बस फॉर इंपेयरमेंट, ठीक है। शुगर है कि नहीं है, ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, वो क्या होते हैं, और अल्लाह माफ करे कैंसर है कि नहीं है, ठीक है, इंपेयरमेंट है कि नहीं है, क्या करोगे, इंपेयरमेंट का टेस्ट। देखो ना, जो मर्ज भी देखना हो उसके उसी का टेस्ट कराते हैं ना भाई, चेक करा शुगर है कि नहीं, तो फिर क्या ब्लड प्रेशर का टेस्ट कराओगे, शुगर के कराओगे ना, इंपेयरमेंट है कि नहीं है, इंपेयरमेंट टेस्ट, ठीक है। अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग के अंदर ये दो काम हमने करने हैं। पहला हमने कहना है जी जरा बताएं, अगर आज बेच दें तो कितने का बिकेगा। सवाल डाटा दे रहा है, सवाल कह रहा है फॉलोइंग रेलेवेंट डाटा इन दिस रिगार्ड इज गिवन एज एट 31 दिसंबर 21, फेयर वैल्यू 95 है, कॉस्ट टू सेल 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 95 माइनस 5, अगर अभी बेच दें तो 90 रुपए हमें आएंगे, ठीक है, सही है। दूसरी चीज, दूसरा फायदा, यह एसेट क्या दे सकता है, अगले 3 साल इसको आज बेचे ना, अगले 3 साल इसको इस्तेमाल करें। अच्छा अब इस्तेमाल करना होगा ना, तो सिर्फ इनफ्लो, ये तो सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो एक आ गया ना, वहां पे फिर काफी सारे होते हैं, जाहिर है बस चलेगी तो उसमें जो है वो फ्यूल भी डलेगा, उसमें ड्राइवर कंडक्टर की सैलरीज भी होंगी, उसमें रिपेयर मेंटेनेंस भी आएगी, उसमें टोल टैक्सेस वगैरह भी होंगे, लेकिन किराए भी आएंगे। तो अगर एसेट यूज करना है तो फिर कैश फ्लोज, वैरायटी ऑफ कैश फ्लोज अवेलेबल होंगे, कुछ इनफ्लोज होंगे, कुछ आउटफ्लोज होंगे, ठीक है, वो भी डाटा सवाल के अंदर गिवन हुआ करेगा। लेकिन यहां पे ना एक लाइन होनी चाहिए थी, पॉइंट 3 यहां पे होना चाहिए था, मैंने पिछली क्लास में भी लिखा भी था, ठीक है, क्योंकि वो जुबानी बंदा बोल देता है ना, ऐसे सवाल क्लास में लिखवा रहा हूं, ऐसे एग्जांपल ऐसे कर रहा था लास्ट टाइम, तो बनती चलेगी, तो यहां पर लिखा होना चाहिए, ठीक है। वैसे आगे लिखा हुआ एनुअल कैश इनफ्लोज फॉर रिमेनिंग 3 इयर्स, लेकिन एक पॉइंट यहां पे अलग से लिखा होना चाहिए कि एस्टिमेटेड कैश फ्लोज ओवर रिमेनिंग लाइफ आर, और आगे फिर ऐसे डिटेल होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आगे जो लिखी हुई है, ओके। तो ये इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई मसला, आपको पता है ना, बस बच्चे वाले सवाल तो भी आ जाएंगे। आर नंबर 1 कैश, एनुअल कैश इनफ्लो फॉर रिमेनिंग 3 इयर्स, एनुअल हर साल कितना कितना, 65। एनुअल कैश आउटफ्लो फॉर रिमेनिंग 3 इयर्स 20-20, तीसरे साल के एंड पे बेचना भी तो है। सेल प्रोसीड ऑफ सेलिंग एसेट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, दैट इज एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, कितना 10 रुपए, और डिस्पोजल कॉस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर कितनी है, ठीक है। अब हमें इस पूरे अरसे में, ये जो फ्यूचर वाला अरसा तो है ना,
उससे ऊपर तो उस दिन की वैल्यू दे दी ना। 31 दिसंबर 21 पर फेयर वैल्यू ये कॉस्ट सेल है। अगर नहीं दूसरा काम सोच रहे हो तो फिर वैल्यू यूज के लिए 22, 23, 24 यही रिमेनिंग लाइफ है ना। 22, 23, 24 में ये कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज होने। मतलब मैं अगर यूं लिखूं तो गलत ना होगा कि मुझे 22 के साल में 65 रिसीव होना है, 23 में भी 65, 24 में भी 65। अब आप ये भी कह सकते थे सर ये तो हर रोज आ रहे होते हैं कैश फ्लोज, आपने एंड पे क्यों रखा? देखिए डिसीजन मेकिंग के अंदर हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमने लेना होता है कैश फ्लोज को, तभी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं ना। अंदाजा लगाना होता है ना बैठ के यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मली आपके लेवल पे तो बात ये होनी भी नहीं चाहिए थी। बस आपको हमेशा ही क्या करना है, आपने पीरियड के एंड पे उसको प्लॉट करना है कैश फ्लो कंपेयरमेंट में। वैसे बीएफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता है, शायद अब एमएफए में भी है मेरे ख्याल में, ठीक है। उसके अंदर आप जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे होते हैं तो कैश फ्लोज दोनों जगह पे आ सकते हैं, कभी इधर भी लिखे होते हैं कभी इधर भी, फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली जो काम करना है वो भी सीख लें। फिलहाल तो आपसे याद रखें कि जो कैश फ्लोज होंगे आपने उनको उस पीरियड के एंड पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो 65 आएगा, 22 में 65 आएगा, 23 में 65 आएगा, 24 में भी 65 आएगा, अज्यूमिंग 31 दिसंबर पे। ओके सही है भाई, इधर ठीक है। अच्छा लेकिन ये 65 कमाने के लिए 20-20 जाएगा भी सही, क्या ख्याल है? तो फिर नेट में क्या आया, क्या खोया क्या पाया? खोया का नाम ले सर, भूख लग जाती है रोजा है, वो वाला खोया मैं बोल भी नहीं रहा था यार, ना ही दूसरा वो वाला पाया बोल रहा था जी। तो 45 और 45 और उसके बाद लाइफ के एंड पे बेचकर कितने आएंगे? 8, लेकिन डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है? 2, तो ये भी फिर कितना नेट हो गया बोलो? अच्छा सॉरी जी, तो नेट में क्या आ गया? 8। यार इतनी अच्छी तस्वीर बना रहा था, बना दे यार भाई, ऐसे ना कर यार, बच्चों के दिमाग में माइंड में मैप बनना है ना। ओके जी गुजारा हो गया जी भाई, कितना? 8। चलो करो भाई टोटल। इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वैल्यू इन यूज। क्या कहते हैं जी? वैल्यू इन यूज, यानी कि अगर यूज करेंगे तो फिर इतनी वैल्यू हमें मिलेगी, वैल्यू इन यूज, ठीक है। तो 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 8 कितना बन गया? 143, ठीक हो गया जी, ये सही है। क्या मसला है भाई साहब जागो, क्या कर रहे हो? चुप करके हाँ करी जा रहे हो? सुनो इधर, हम इस वक्त आप लोगों को अभी तक अहमद नजर नहीं आया, कहां खड़ा है? हद हो गई, ये अहमद खड़ा है 31 दिसंबर 2021 पे, ये ऐसे करके अपनी बस को देख रहा है। ये बस खड़ी है, ये बुक वैल्यू बस की है, ठीक है ना। ये 31 दिसंबर 21 पे खड़े होकर बुक वैल्यू 120 है, 31 दिसंबर 21 पे खड़े होकर फेयर वैल्यू कॉस्ट से लिखनी है। लेकिन ये कैश फ्लोज क्या 31 दिसंबर 21 के ऊपर 143 है? तो भाई ये 45 एक साल बाद वाला क्या आज भी 45 होगा? पैसे की कदर होती है कम वक्त गुजरने के साथ साथ, इन्फ्लेशन भी कोई चीज होती है दुनिया के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होती है जी। ये 45 2 साल बाद वाला क्या आज भी 45 है? ये 3 साल बाद वाला 45, ये 8, ये आज भी तो नहीं है। पीआरसी पढ़ के आए हो, डिस्काउंटिंग सीखी थी, प्रेजेंट वैल्यू निकालना आती है। मान लो कुछ नहीं मैंने करवाना है, मैंने अपने मुताबिक जितना काम जरूरी है वो करवाना है, लेकिन तसल्ली हो जाती है हाँ यार पहले भी उन्होंने देखा हुआ है, ठीक है ना, क्यूएम के अंदर पढ़ के आए हो, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। क्या मतलब भाई? ये कैश फ्लो अगले 3 साल में फैले पड़े हैं, लेकिन हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ये अहमद मैं ये खड़े, मैं इसको सिखा रहा हूं पेमेंट, ये सीख रहा है, बस इसी की, ठीक है। ये 31 दिसंबर में हम खड़े हैं, 31 दिसंबर 21 में खड़े हैं। 31 दिसंबर 21 पर एसेट की बुक वैल्यू हमारे पास है, 31 दिसंबर 21 की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। लेकिन ये यूज वाले जो कैश फ्लोज हैं ये 31 दिसंबर 21 में खड़े नहीं है, इनको ऐसे करके आपने खींच के वापस लाना है, ठीक है। कैसे? इधर देखो, 45 को बुलाओगे इधर, इसको ऐसे इधर लाओगे 1 साल पीछे, इसको 2-4 बंदे मिलकर 2 साल पीछे, इसको 5-6 बंदे मिलकर 3 साल पीछे, और ये भी साथ ही आ जाएगा, साथ ही नहीं बंदों के। यानी ये सारे के सारे कैश फ्लोज जो हैं, ठीक है, इनको अगर यूं कर लिया जाए ना, ये सारे कैश फ्लोज यहां पे लाने, अब तुम सीधी कर लो लाइन, ठीक है, ठीक है बच्चों। यानी ये इस पॉइंट के ऊपर लाने हैं, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है? ये 31 दिसंबर 2021 है, ये बात समझे हो? अब डिस्काउंटिंग जो थी ना, डिस्काउंटिंग वो 2 फॉर्मूला नॉर्मली यूज हुआ करते थे। एक होती है सिंपल डिस्काउंटिंग, सिंपल डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला होता था, किसी को याद है? प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। आई मींस रेट, एन मींस नंबर ऑफ इयर्स। आई कुछ बच्चे आर भी लिखते हैं, कुछ आर यहां पे इसलिए लिखते हैं कि आगे आपने एफ2 में जाके ना लीज पढ़ना है, वहां पे रेंटल का लफ्ज बहुत यूज होता है, तो वो मिक्स ना हो जाए, ठीक है ना, इसलिए भी आई ज्यादा बेहतर है। बहरहाल रेट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या यूज हुआ करता है? एन्युटी डिस्काउंटिंग। एन्युटी डिस्काउंटिंग फॉर्मूला होता है जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है अगर तो मल्टीपल कैश फ्लोज के लिए लगता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, आर एक कराया कैश फ्लो रेंटल, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर। अब इसलिए मैं इसको आई कर रहा हूं, ठीक है ना, ताकि दोनों मिक्स ना हो, बड़े वाला आर और छोटे वाला आर, तो आई कर दिया उसको, डिवाइड बाय आर, ठीक है। सिंपल डिस्काउंटिंग तो सिंपल ही है, जिसका नाम है, ठीक है। कैश फ्लो 1 साल दूर खड़ा है तो कैश फ्लो को पकड़ोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस
जो इंटरेस्ट रेट सवाल में गिवन होगा रेस टू पावर कर दोगे -1। अगर कैश लो शाह वाले, तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, उसामा तैयार चलाना पड़ेगा हमें, अगर तुम इस सोते रहे तो जी। अगर कैश लो 2 साल दूर खड़ा है तो उसको 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट से और 2 साल पीछे खींच लेंगे -2। 3 साल दूर वाले को 3 साल पीछे, ठीक है। तो ये सिंपल डिस्काउंटिंग है। एनवीटी की डिस्काउंटिंग में ये होता है कि 3 चीजें जब पूरी हो जाएं, 3 चीजें, पहली बात सेम अमाउंट हो, दूसरी बात सेम इंटरवल से हो, तीसरी बात एक से ज्यादा अमाउंट्स हो, मतलब अमाउंट्स एक से ज्यादा हैं, 45 3 दफा आ रहा है, पहली शर्त पूरी हो गई। फिर एक जैसी अमाउंट है 45, फिर सेम इंटरवल से एक साल बाद। तो जब ये 3 शर्तें पूरी हो जाएं तो फिर हम एनवीटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी कि 45 जो है वो एनवीटी से भी डिस्काउंट हो सकते हैं, सिंपल से तो हो ही सकते हैं, लेकिन 8 सिर्फ सिंपल से ही हो सकता है। ओके, अकेला जो है। अब मैं दोनों तरीके करने लगा हूं। ये 12 सही नहीं है फिगर, ये तो हमारा लग गया ना, ठीक है। ये सही नहीं है, वैल्यू यूज निकालनी है हमने, तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे जी? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकलने लगी है जी। सबसे पहले आप इस 45 को बुलाओगे, ये वाले 45 को, ये 1 साल पीछे लाना है, ठीक है। तो आप यहां पे आके लिखोगे, सिंपल डिस्काउंटिंग कर रहा हूं पहले मैं, 45 इंटू 1 पॉइंट, अब रेट नहीं है, ये सवाल में गिवन था, रेट है 15%। अब 1 प्लस 15%, जिसका मतलब होता है 1 प्लस 0.15, जिसको हम लिख दिया करेंगे 1.15, ठीक है ना। अब ऐसे हुआ करेगा, या फिर अब देख लेना, 10% होगा तो 1.1 हो जाएगा, 20 होगा तो 1.2 हो जाएगा। ओके, सही है, ये तो समझ आ गया ना। 1 प्लस आई करना आता है ना। शुक्र मेरा मौला, शुक्र। अच्छा जी, तो ये 1.15 कितने साल दूर पड़ा है? तो -1 प्लस दूसरा कैश लो जो 31 नंबर 23 पे पड़ा है। नेट पागलों की तरह पहले इसको फिर इसको नेट कर लिया, इसलिए किया है, ठीक है। नेट में भी आंसर वही आना है, तो नेट कैश फ्लोज को हम हमेशा किया करेंगे डिस्काउंट। नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, टाइम कम लगाना है, ठीक है। तो 45 इंटू 1.15 फेस टू पावर। अब ये कितने साल दूर है? तो यहां पर n क्या होता है? n क्या होता है? नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है ना। प्लस फिर जी 45 है, ये 45, ये 31 नंबर 24 वाला, ये कितने साल पीछे है? 1 2 3 साल पीछे लाना है इसको। हमने हर चीज यहां पर लेकर आनी है, जहां पे अहमद खड़ा हुआ था चुप गया। 31 नंबर 21 पे इंपेयरमेंट के दिन बुक वैल्यू निकालनी है, इस दिन की फेयर वैल्यू चाहिए, इस दिन सारे कैश फ्लोज को उठाकर लाना है। तो ये 45 कितने साल वापस आएगा? 1 2 3 साल वापस आएगा, इंटू 1.15 रेज़ टू पावर -3। लेकिन अभी एक रहता है, भूल ना जाना उसको, वो एंड पे सेव प्रोसीड आनी है। वो भी कितने साल दूर है जी? ये 8 भी 3 साल दूर है, इसको भी 3 साल पीछे लाना पड़ेगा, 1 2 3, ठीक है। तो 8 अकेला ही है, इंटू 1.15 रेज़ टू पावर -3। आंसर बताएं? 108, ठीक है। अगर हम यही काम एनवीटी का फॉर्मूला लगाकर करते तो टाइम कम लगता, ठीक है। पर्चे में इससे ज्यादा कैश फ्लो भी हो सकते हैं, वो हो सकता है कहते हैं 20 साल जिंदगी, हर साल इतने कैश फ्लो आने हैं, हर साल बराबर होने, तो एक दफा लिख दे। तो अब 20 साल के पागलों की तरह ऐसे करते रहेंगे, ऐसे थोड़ी करना। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? अगर सेम कैश फ्लोज है, एक से ज्यादा है और एक सेम इंटरवल से है, भाई को जो है ना, हाँ सेम कैश फ्लोज है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है ना, नंबर 1 एक से ज्यादा है, नंबर 2 सेम है, नंबर 3 सेम इंटरवल से है। तो ये 3 शर्तें पूरी हो गई तो अब एनवीटी का फॉर्मूला 45 पे लग सकता है, लेकिन 8 पे नहीं लगेगा क्योंकि ये अकेला है। तीनों शर्तें पूरी होना जरूरी है। पहली शर्त एक से ज्यादा है, एक जैसे हैं, एक जैसे इंटरवल से हैं, एनवीटी का फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। तो जी 45 को पकड़ लोगे, 1.15 1 माइनस 1.15 रेज़ टू पावर माइनस। अच्छा, अब यहां पर 3 जो है ना, यहां पर 3 का मतलब कभी भी नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता, यहां पर 3 का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ 45 हैं। 45 का कैश फ्लो कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, बस वो लिखो। हो सकता है ना साल के अंदर 6 महीने बाद कैश फ्लो आ रहा हो, फिर 3 साल में 6 दफा आ जाएगा। समझ आइए ना। तो ये याद रखना है कि सिंपल डिस्काउंटिंग में n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन यहां पर n होता है नंबर ऑफ आवर्स, ओके। लेकिन प्लस करोगे, सॉरी डिवाइडेड बाय मैं थोड़ा तंग हो रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा था। 1 मिनट देखो, मैं आ जाऊं जा जे डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं जगह के जी। 0.15 जी प्लस वो 8 को ना भूल जाना बेचारे को, इस पे सिर्फ सिंपल डिस्काउंटिंग ही लग सकती है -3। अब इस फ्रैक्शन का भी आंसर निकालें तो 108 ही, ठीक है जी। यहां तक कोई मसला है तो बताएं, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। चलें आगे। अच्छा अब देखो भाई, अहमद भाई अगर आप बस अभी बेच दें तो 90 मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करें और 3 साल बाद इसको बेचें तो 108 रुपए मिलेंगे। क्या पसंद करेंगे? हर बंदा यही पसंद करेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, यहां पर तो आसान है ना, यहां पर नजर आ गया वैल्यू इन यूजर, तो हम क्या कहेंगे? अहमद भाई बेचो मत, कम नुकसान होगा, बेचोगे तो ज्यादा नुकसान होगा, क्या ख्याल है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि फेयर वैल्यू ज्यादा होती है रिकवरेबल अमाउंट से, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर क्या कहते हैं? बेचो, तो वहां पर ये कह सकता था सॉरी नुकसान होता है तो हो, जितना होता है तो हो, मैं नहीं जा रहा,
मैं भी इधर ही हूं, देखूंगा, मैं देख लेता हूं कौन लोगों को। बात समझ आ रही है? तो ये जरूरी नहीं है, हम सिर्फ अपनी अकाउंटिंग करेंगे, हम इस टेस्ट से गुजारेंगे। अगर रिकवरेबल अमाउंट ना हुई इतनी कि जितनी बुक वैल्यू है तो उसको कम करके रख लेंगे, पर इसको कह नहीं सकते ओनर को कि वो बेचे एसेट को। ठीक है, चले। बहरहाल इन दोनों में से जो हायर है वो 108 है। इस 108 को कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। क्या कहते हैं जी? रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? पहले यहां पर लिख देता हूं, पर्चे में ऐसे नहीं लिखेंगे, बहरहाल यहां पर लिखते हैं। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी? रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। मैंने जो आपके साथ बात की है ये वो है। मैंने क्या कहा था? 120 रुपए अभी तक रिकवर करने हैं हमने एसेट की कॉस्ट की मद में, गेन तो अलग है। तो अब हमने जो कैलकुलेशन की तो पता लगा जो मर्जी जोर लगा लो, मैक्सिमम दो तरह का फायदा ही आना था ना। हमने दोनों में से हाईएस्ट उठा लिया है, तब भी कितनी कॉस्ट रिकवर होती नजर आ रही है? तो ये रिकवरेबल अमाउंट कहलाती है। और ये चूंकि कम है बुक वैल्यू से तो लॉस आ गया। क्या मतलब? फ्यूचर में कमाएंगे मैक्सिमम 108 और 120 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा इसका, तो फिर लॉस आ गया कि नहीं आ गया? फ्यूचर का लॉस है, फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे। एनआरवी लॉस नहीं रिकॉर्ड करते थे, कॉस्ट है 100 रुपया, एनआरवी उसकी आ रही है 95 रुपए, तो लाते थे 95, नहीं लाते थे 95। इंट्रो में डाउटफुल डेट होते थे, अभी भागे तो नहीं है, भाग सकते हैं। क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर का लॉस रिकॉर्ड करो, तो हम रिकॉर्ड करने की तरफ जा रहे हैं लॉस। लेकिन फिलहाल मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट होती है इज, अलग से लिख लेना, ये अलग से लिख लेना, ठीक है ना? इज हायर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नंबर 2 वैल्यू इन यूज। ठीक है ना? ये तो आपने अपने पास नोट्स के लिए लिख लिया ना अलग से कहीं पे। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी? इज हायर ऑफ नंबर 1 फेयर लेस कॉस्ट टू सेल, नंबर 2 वैल्यू इन यूज। ठीक है, ये तो साइड पे लिख लिया। पर्चे में क्या करना है? पर्चे में तो यहां से वर्किंग शुरू करेंगे। वर्किंग 1 असल में रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस ऑन 31 दिसंबर 21। ठीक है ना? तो इंपेयरमेंट लॉस में निकालूंगा यहां पर, ये 31 दिसंबर 21 पर। बुक वैल्यू को कंपेयर करना है मैंने किसके साथ? क्या मतलब? किताबों में 120 की कॉस्ट है जो अभी रिकवर करना बाकी है, चेक तो करो रिकवर हो पाएगी। समझ आई? तो रिकवर हो पाएगी या नहीं, ये चेक करने के लिए रिकवरेबल अमाउंट निकाली है ना, मैक्सिमम रिकवरी निकाली है उसमें, फिर हमने सोना नहीं है। ठीक है, ओके सुनिए। अब यहां पर पर्चे में क्या करोगे? 108 को क्या कहा है आपने? 108 क्या है? हाँ, पर्चे में ऐसे लिखना है आपने। स्टेप 1 में आपने लिखना है, ऊपर क्या लिखना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फिर क्या लिखना है? वैल्यू इन यूज। कैलकुलेशन कर लोगे सिंपल सी इसी तरह से। ठीक है, उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट लिखोगे और साथ ही ब्रैकेट में एग्जामिनर को लिख के बता दोगे ये इसलिए रिकवरेबल अमाउंट है क्योंकि ये हायर है। ठीक है, बस हायर ब्रैकेट में लिख दो। ओके चलो नस गया। ठीक है, ये वर्किंग पर्चे के लिए जी। अच्छा ठीक है, पता लग रहा है ना यार, यार जी तो है भाई, जी तो पहले था, एच लगाना था एच। अच्छा जी, ब्रैकेट नहीं सही लगी, आजो सही कर दो, आजो जी। वर्किंग वन भी खुद खड़े हो जाया करो, ये पूछा ना करो, 5 सेकंड जाएगा दिन में। वर्किंग 1 रिकवरेबल अमाउंट निकाल रहे हैं, वो होगी इन दोनों में से हायर। तो तरतीब वर्किंग पर्चे की ये होनी चाहिए। ठीक है ना? ओके, यहां पे लिखेंगे फेयर लेस कॉस्ट सेल, फिर वैल्यू यूज, और जो हायर होगा उसके आगे लिख देंगे रिकवरेबल अमाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हायर। ठीक है, लेकिन अपने लिए आपने नोट्स में क्या लिख लिया हुआ? रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है अलग से करके, हायर ऑफ फेयर लेस कॉस्ट सेल और वैल्यू इन यूज। अब ये रिकवरेबल अमाउंट है, क्या मतलब? इस एसेट से मैक्सिमम हमें क्या रिकवर होना है? देखो हम सोच क्या रहे थे, 120 तो कम से कम रिकवर हो अगर लॉस से बचना है तो। हम तो सोच रहे थे इससे ज्यादा रिकवर करेंगे, हमें फायदे प्रॉफिट्स नजर आ रहे थे, लेकिन अब कंपेरेटिव आने की वजह से कैश फ्लोस कम हो गए होंगे शायद। अब किराए उसको भी जाने, सवारी उसके साथ भी जानी है, तो पता ये चला कि 120 रुपए जो खर्चा भी किया हुआ अभी तक रिकवर नहीं किया था उसमें से भी पूरे रिकवर नहीं हुए। यानी कि फ्यूचर में कमाएंगे 108, मैक्सिमम 108 ही कमा सकते हो ना। देखो इस एसेट से हम मैक्सिमम क्या फायदा ले सकते हैं, तो इससे ज्यादा हो नहीं सकता। दो यूजर से दोनों को कंपेयर करके देख लिया, जो हायर था उसको उठा भी लिया। अब इस एसेट से हम 108 रुपए से ज्यादा कोई फायदा ले नहीं सकते, लेकिन अगले 3 साल में 108 के फायदे के इनकम के अगेंस्ट, समझो इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस कितना होना है अभी बाकी? 120, यानी कि 12 रुपए का फ्यूचर में हमें लॉस होना है। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट की बात मानो, आई सतीश कहता है अपने एसेट को आप 108 पे ले आओ, क्योंकि अब यही आपका एसेट है। 108 रुपए ही रिकवर होगा मैक्सिमम, ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड ना करो, ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड करो, एसेट को राइट डाउन कर दो 108 पे, इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, एसेट की बुक वैल्यू को रिवाइज कर लो। अब आपका एसेट 120 का नहीं है, अब आप यूजर को मिस गाइड करोगे, अगर 120 से पड़ा तो ये ओवरस्टेटेड है, क्योंकि अब 120 की चीज ही नहीं है, मैक्सिमम 108 रुपए से रिकवर हो रहे हैं, बस ये लिखो। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करना है? रीवैल्यूइंग के दिन खड़े होकर बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना है। ठीक है, अगर बुक वैल्यू ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो इसका मतलब क्या है? हमारी ये रिकवरी भी मुमकिन नहीं है 120 की, तो फिर 12 रुपए का क्या आ गया? लॉस, इंपेयरमेंट लॉस, इंपॉर्टेंट लॉस। भाई प्लस माइनस का साइन कोई नहीं यूज करना, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज होता है बंदा, हर दफा सोच लो सुकून से। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था, चलो हो सकता है को बाद में देखते हैं। ठीक है, ये सवाल समझ में आया? नहीं आया समझ में? अच्छा, ये जो 12 रुपए का लॉस आया है, इस 12 रुपए के लॉस की जनरल एंट्री जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री थी ना, 100% सेम उसी तरह से इसकी एंट्री। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहां पर एंट्री हो जाएगी इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। बस इतनी सी बात, इतनी मुश्किल है ये एंट्री। देखा, इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस लिखना तो लिख लो, लॉस का मतलब एक्सपेंस ही होता है। ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, पूरा लिख दूं, पहला दिन है, फिर आप भी ये लिखते हैं इंपॉर्टेंट लॉस लिखते रहेंगे, घर जाके पता नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट लॉस है, पता नहीं है कौन सा, पता नहीं अगर इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड
बच्चे कहते होते थे, सुना हमने खुद। अक्यूमुलेटेड, अब अक्यूमुलेटेड को अक्यूमुलेटेड लिख लेना, ठीक है। इंपेयरमेंट लॉस स्क्वायर्ड कितने से जी? इसकी नोटेशन वहां पे अभी एंट्री करता हूं ना, वहां पे फिर मैं कर देता हूं, ठीक है। बोर्ड से तस्वीर ले लेना। ओके, यहाँ पर ना बहुत सारा गांधी मारा हुआ है, इसे समझाने के लिए, चूंकि पर्चे में ऐसे थोड़ी करना है टाइमलाइन बना रहे हैं, डिब्बे बना रहे हैं, 45 को खींच के ला रहे हैं, नहीं भाई, ये सब कुछ वहां पे पर्चे में कैसे करना है वो भी वर्किंग किया, बस 1 मिनट में हो जाएगा काम, ठीक है। करें शुरू, ले ले पिक्चर, ले ले। अहमद नजर नहीं आ रहा, बाकी तो समझ आ रहा है। मुझे याद है अहमद शुरू में पहले 2 दिन बैठा था, बड़ा मूड बना के, क्या चक्कर था, नाराज थे मुझसे? था ही ऐसा मैं अपने एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, क्या मैं बड़ा एटीट्यूड वाला हूँ, मैं उल्टा टांग देता हूँ। देखो बेचारा खड़ा है, हाँ? बुकिंग ऑनलाइन ये तो वो साथ ही बैठ के चला जाएगा, वो जो मूड होता है उस पर। चलिए जी, सवाल करेंगे ना दोबारा, अब रिपीट टेलीकास्ट करते हैं, ठीक है। आपको पता है पहला दिन जरा थोड़ा सा बोरिंग मत कहना, बोरिंग लग रहा है, बोर हो रहे हो जी। ओके जी, अब जरा क्विकली सवाल को करते हैं जैसे बच्चे में करना है। रिक्वायरमेंट पढ़ें सबसे पहले, सवाल सारा पढ़ लिया है। रिक्वायरमेंट है, अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी एज ऑन 31 दिसंबर 2021। तो इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं है, ये चेक करने के लिए, आपके सवाल में चेक करने के लिए हम इंपेयरमेंट टेस्ट करते हैं। इंपेयरमेंट टेस्ट में हम क्या करते हैं, 2 चीजों को कंपेयर करते हैं। कौन कौन सी? बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू, ठीक है। अगर बुक वैल्यू ज्यादा है तो इंपेयरमेंट रिकवर अमाउंट से इंपेयरमेंट लॉस होता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं फटाफट। आइए इधर, हम रिक्वायरमेंट ये हमने लिखी, बेटा फर्क शर्क अब मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो मैं डेप्रिसिएशन वाला फर्क भी नहीं बता रहा। इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं, मैंने क्या लिखा है एंड वालों, इंपेयरमेंट टेस्ट किस दिन लगा रहे हैं? एज ऑन 31 दिसंबर 21। आपस में बातें मत करें प्लीज जी। कौन कौन सी 2 चीजें कंपेयर करनी है भाई? बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट। अभी तो देखो सारे, बुक वैल्यू कितनी कॉस्ट थी? कॉस्ट कितनी थी? 200। अच्छा, कॉस्ट थी 200। अगली बात माइनस, इधर देखो 200/5, ये आ जाएगी 1 साल की डेप्रिसिएशन। लेकिन हमने इसको लेकर आना है 31 दिसंबर 12 पे। खरीदा था यकम जनवरी 20 में खरीदा था, 31 दिसंबर 20 तक 1 साल गुजर गया, 31 दिसंबर 21 तक 2 साल गुजर गए, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। इस तरह इंटू 2 किया तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। इधर देखो कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पर्चे के अंदर नहीं आपने वर्किंग में जाके पहले कॉस्ट लिखनी, फिर उसकी डेप्रिसिएशन लिखनी और फिर बुक वैल्यू लिख के यहां पे लानी, बस ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ना, बुक वैल्यू कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बस ये करना, ठीक है। 2 है यकम जनवरी 20 से 31 दिसंबर 21 तक 2 साल गुजर चुके हैं, ये वो 40 जो यहां पे माइनस हुआ था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अच्छा जी, आंसर ये सवाल अब शुरू है, सवाल नहीं, रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिक्वायरमेंट बी है, फिर रिक्वायरमेंट सी। आप पहला सवाल सारे छोड़ दो, ठीक है, दूसरे में वर्किंग शुरू करना, ओके। एंड पे तस्वीर बना लेना, आई वुड सजेस्ट। बहरहाल वैसे भी कर लो जैसे भी करना जी। बुक वैल्यू कितनी आई है? 120। दूसरी चीज, अच्छा अब ये 31 दिसंबर 21 है, इस दिन यूटोंग आई है, इस दिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, तो क्या क्या कंपेयर करेंगे? बुक वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट से। बुक वैल्यू निकाल ली, अब रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है, तो रिकवरेबल अमाउंट निकाल लेते हैं जी। रिकवरेबल अमाउंट के लिए मैं वर्किंग नंबर 1 ओपन कर रहा हूं, ठीक है। वर्किंग 1 जी, फेयर वैल्यू लेस, पूरा लिखूंगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। कितनी है? सवाल ने बताई हुई है, ब्लू मार्कर भी दो, रेड भी दो यार, सिर्फ ब्लैक दे दिया तुमने। सवाल ने क्या बताया जी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये पड़ी है जी 95 फेयर वैल्यू है, एक देना यार, बादशाह बंदा है। फेयर वैल्यू कितनी है जी? 95, कॉस्ट टू सेल 5, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी बन गई? 90। नेक्स्ट क्या है जी? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज किसे कहते हैं? फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को वैल्यू यूज कहते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये डेफिनेशन है बेसिकली, वैल्यू यूज की डेफिनेशन क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, भाईजान लिखो ना, लिखो, जाग आ जाएगी, लिखो, हाँ लिखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। वैल्यू यूज क्या होती है जी? वैल्यू यूज क्या होती है जी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, वैल्यू इन यूज, याद रहेगा। चलो अब भाई इसकी डिस्काउंटिंग करनी है। अब पर्चे के अंदर टाइमलाइन बनाने नहीं बैठ जाना, पर्चे में आप इधर आओगे इस तरह से, सवाल के ऊपर देखा, ये तो फेयर कॉस्ट तो होगी ना जी। आगे जी, एनुअल 2 साल में, 3 साल में एनुअली 65 आएगा, 20 जाएगा, समझो 45 नेट में आना है, ये 3 साल आना है, और फिर तीसरे साल के एंड पे 8 भी आना है। तो 45 क्योंकि एक ही इंटरवल से है, एक जैसी अमाउंट है, एक से ज्यादा दफा है, तो उस पर एनुअटी लगा देते हैं और 8 के ऊपर सिंपल डिस्काउंटिंग। लेकिन पर्चे में अभी आपने टाइमलाइन नहीं बनानी, ठीक है। आसान, हाँ मुश्किल हो तो कोई मजबूरी, पाबंदी थोड़ी, मजबूरी में बना सकते हो, वर्किंग के अंदर ओपन कर लो, नहीं समझ आ रही तो वो अलग बात है, लेकिन इतना सिंपल सवाल हो तो फिर मेरा निकाल के आपको इस तरफ जाना चाहिए, ओके, ठीक है। तो वैल्यू इन यूज 45 इंटू
1 माइनस 1.15 रेस टू पावर माइनस कितने 45 है 3 डिवाइडेड बाय 0.15। भाई ये ब्लू नजर आ रहा है एंड वालों? ये चलेगा? अच्छा ठीक है जी। वैल्यू एंड यूज निकाल रहे थे जी हम। 45 इंटू 1 माइनस 1.15 कितने दफा 45 है, तो -3 डिवाइडेड बाय 0.15। ठीक है जी। प्लस 8 के साथ क्या किया था 1.15 रेज टू पावर -3। ठीक है, ये टोटल कितना बना था 108। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या हायर है 108, तो इसको आप क्या कहोगे, ये रिकवरेबल अमाउंट। इसका क्या लिखोगे, रिकवरेबल अमाउंट है जी ये, और ब्रैकेट में आपने लिख दिया हायर। इस वजह से मैंने सिलेक्ट किया इसको क्योंकि ये क्या है हायर। अब वर्किंग वन में ये निकला ही फिगर, इसको उठा के लेके यहां पर। अब मुझे बताएं, एक एसेट जो हमारी किताबों में 120 रुपए पे नजर आ रहा है, यानी हम ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर में इससे 120 हम रिकवर कम से कम कर लें और भी प्रॉफिट कमाएं, लेकिन कैलकुलेशन पे पता लगा, टेस्ट इंपेयरमेंट टेस्ट कराने पता लगा इसके तो प्लेटलेट्स ही बड़े कम है, इसकी तो मैक्सिमम रिकवरी क्या है 108, यानी अब ये एसेट किताबों में ओवरस्टेटेड पड़ा है, इसके ऊपर क्या आ गया हमें लॉस। ठीक है, तो इसको 12 रुपए को क्या कहोगे, इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, 12 रुपए क्या है जी, इंपेयरमेंट लॉस। कोई प्लस माइनस मैंने कहा मत यूज करना, बस हर दफा सोच लेना बिल्कुल आराम से। जैसे मिसाल के तौर पर इधर देखो, ऐसा भी तो हो सकता था कि 120 का एसेट पड़ा था लेकिन रिकवरेबल अमाउंट 125 आ गई, तो फिर 120 की कॉस्ट रिकवर करनी है, नजर आ रहा है 125 फ्यूचर में आएंगे, तो 5 का गेन रिकॉर्ड कर लें। फ्यूचर गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो फिर यहां से उसूल ये बना, इधर देखो, या तो इंपेयरमेंट लॉस होता है या इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता, कोई इंपेयरमेंट गेन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इसको अंग्रेजी में हम लिखें तो वो यूं बनेगा, इंपेयरमेंट लॉस इज और नॉट इज। ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस इज और नॉट इज, इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं है, इंपेयरमेंट लॉस इज और नॉट इज, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन। एक रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस जरूर है, प्रीवियसली बुक लॉस का रिवर्सल करेंगे, वो आगे जाके सीखना है हमने, लेकिन वो अगेन वही बात है जैसे मैंने आपको रीवैल्यूएशन में भी सिखाया था, वो रिवर्सल प्रीवियसली बुक लॉस का रिवर्सल है, गेन नहीं है। फ्यूचर गेन हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस या तो होता है या नहीं होता, इंपेयरमेंट गेन कोई नहीं होता। ओके, लिख लिया होगा आप लोगों ने जी भाई। 1 घंटा हो गया, कर लें पॉज, इसको नया पार्ट शुरू करें।